बायोफ्यूल। क्या देखेंगे? बायोफ्यूल। सो बायोफ्यूल को हम डिफाइन करते हैं फ्यूल हुज एनर्जी डिराइव फ्रॉम बायोमास। कैसे डिफाइन करते हैं बायोफ्यूल को? बायोफ्यूल को डिफाइन करते हैं फ्यूल हुज एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम बायोमास। बायोमास से जब एनर्जी निकालते हैं, हम एनर्जी डिराइव करते हैं, उसे हम बायोफ्यूल कहते हैं। तो बायोफ्यूल के कितने टाइप्स होते हैं? बायोफ्यूल के कितने टाइप्स होते हैं? तो बायोफ्यूल्स के टाइप होते हैं फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। आपने न्यूज़ में देखा होगा, नाम सुना होगा, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल। आपने न्यूज़ में ये सब वर्ड सुने होंगे, सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल, और उसके बाद थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल। तो हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल क्या होता है। हम किसकी बात करेंगे? फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल का मतलब होता है जैसे कि जब हम फूड क्रॉप्स जैसे कि वीट, राइस, शुगर, जब हम एनर्जी इन फूड क्रॉप से निकालते हैं तो उसे कहते हैं फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। हम निकालते हैं, इनसे एनर्जी कैसे निकल सकता है? बाय फर्मेंटेशन। तो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फूड क्रॉप्स like wheat, rice, sugar through fermentation. It is also called bioethanol. Then there is second generation biofuel. So problem with the first generation biofuel is that we have a situation food versus fuel. फूड वर्सेस फ्यूल। सो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल में क्या होता है? हम फ्यूल कहाँ से निकालते हैं? वीट, राइस, शुगर से निकालते हैं, जो कि फूड क्रॉप्स है। अगर हम शुगर केन का यूज फ्यूल के लिए करेंगे तो शुगर की कमी हो सकती है। तो कंट्रोवर्सी होती है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल में, फूड वर्सेस फ्यूल का कंट्रोवर्सी होता है कि हमें फूड के लिए चाहिए या फ्यूल चाहिए। और दूसरी बात होती है जो हमारा फ्यूल डिमांड है और जो हमारा फूड क्रॉप्स की जो आउटपुट है वो भी मैच करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बहुत ज़्यादा फूड क्रॉप्स, हमें शुगर केन, इन सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जितना हमारे देश में फ्यूल डिमांड है। और थर्ड है कि जो कमोडिटी होता है शुगर केन, राइस, वीट, इसके प्राइस काफ़ी फ्लक्चुएट करते हैं। प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं, तो मार्केट प्राइस इसका काफ़ी फ्लक्चुएट करता है, तो उस हिसाब से हमारे फ्यूल का भी प्राइस काफ़ी फ्लक्चुएट करेगा। तो ये सब इनकी कमियां हैं फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल की। सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल में क्या होता है कि फर्स्ट में क्या था, हम लोग फूड से निकालते थे। सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल में हम लोग नॉन फूड क्रॉप्स का यूज करते हैं, जैसे हम खाते नहीं हैं जो वैसा क्रॉप्स का यूज करते हैं। नॉन फूड क्रॉप्स से हम लोग एनर्जी डिराइव करते हैं सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल में। कहाँ पे? सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल में हम लोग नॉन फूड क्रॉप्स से हम लोग एनर्जी निकालते हैं। जैसे फूड क्रॉप वेस्ट, जो आपका वेस्ट हुआ, चावल का धान जैसे छिलका जो होता है वो फूड क्रॉप वेस्ट होता है, वो हो गया। जैसे वुड हो गया, जैसे प्लांट जैट्रोफा हो गया। इन सब से जब हम लोग एनर्जी डिराइव करते हैं, एनर्जी निकालते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल कहते हैं। इसका प्रॉब्लम क्या है? सेकेंड जनरेशन नॉन फूड क्रॉप से तो एनर्जी डिराइव करते हैं, लेकिन ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव होता है। ये क्या होता है? कैपिटल इंटेंसिव होता है। फिर अब आता है थर्ड जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल, जिसमें कि हम
थर्ड जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल, थर्ड जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल, जिसमें से हम लोग कहाँ से एनर्जी निकालते हैं, अलगी से निकालते हैं एनर्जी। कहाँ से निकालते हैं एनर्जी, अलगी से निकालते हैं। इसको हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, या कैसे कह सकते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड करते हैं अलगी को, जिसे करना काफ़ी आसान होता है। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, अलगी से बायोफ्यूल बनाते हैं, एनर्जी डिराइव करते हैं। इसमें भी थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल में भी प्रॉब्लम है कि टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा हमारे देश में है नहीं और कैपिटल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हम लोग अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल का भी। फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल की भी बात हम लोग अब करते हैं। फोर्थ जनरेशन में बात करते हैं कि हमें क्या चाहिए, एनर्जी तो चाहिए, एनर्जी तो चाहिए। हमने देखा हम लोग एनर्जी फूड क्रॉप्स के फर्मेंटेशन से या नॉन क्रॉप्स से भी निकाल सकते हैं एनर्जी, अलगी से भी निकाल सकते हैं एनर्जी। लेकिन क्या होता है इन सब में, जो फूड क्रॉप से निकालते हैं या इनसे निकालते हैं, ये एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। ज़्यादा फूड क्रॉप्स करने के लिए ज़्यादा CO2 भी एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ करे कि जो CO2 रिलीज होता है वो CO2 स्टोर भी हो जाए, कैप्चर भी हो जाए, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा CO2 रिलीज ना हो। तो फोर्थ जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल का एम है सस्टेनेबल एनर्जी। वी कैन प्रोड्यूस सस्टेनेबल एनर्जी बट कैन आल्सो कैप्चर एंड स्टोर CO2 like microbe we can use here in fourth generation of biofuel. We can use some microorganisms that can capture CO2 from atmosphere, as well as they can give us energy. So one of the common type of biofuel, right, one of the common type of biofuel is bioenergy, is biodiesel. One of the common biofuel is biodiesel. We have always heard of this word biodiesel, so I have found it very important to tell you what is biodiesel. Biodiesel belongs to first generation of biofuel. फर्स्ट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल कौन सा जनरेशन से बिलोंग करता है बायोडीजल, फर्स्ट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल से निकलता है। तो बायोडीजल हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल या एनिमल फैट। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर्स में, ये रेप सीड है। तो क्या इन सीड से तेल निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। या हम एनिमल फैट का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अल्कोहल, मिथेनॉल जो कि एक अल्कोहल है, OL मीन्स अल्कोहल, मिथेनॉल जो कि एक अल्कोहल है, उसके साथ रिएक्ट कराते हैं। हम तेल निकाल के सीड से क्या करते हैं, मिथेनॉल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं। उसका कैटलिस्ट होता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्शन में हमें क्या मिलता है, आउटपुट फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, मिथाइल ईस्टर मिलता है। हमें क्या मिलता है, जब हम वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट को रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें क्या मिलता है, मिथाइल ईस्टर मिलता है। ये मिथाइल ईस्टर को हम लोग क्या कहते हैं, बायोडीजल मिलता है, बायोडीजल कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोडीजल कहते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल एक हम लोगों ने पढ़ा था बायोइथेनॉल, जिससे क्या कहते हैं, शुगर को या कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, फर्मेंट करते हैं तो बायोइथेनॉल बनता है। उसी के बायोडीजल भी फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल है, जिससे हमें फर्मेंट नहीं करना पड़ता है, हमें तेल निकाल के सीड से मिथेनॉल के साथ रिएक्ट कराना पड़ता है अल्कोहल के साथ, और जो आउटपुट निकलता है वो क्या होता है, हमारे लिए फ्यूल होता है, जिसको हम यूज कर सकते हैं गाड़ी चलाने में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ
पर्पस के लिए। इथेनॉल फ्यूल हम देखेंगे। अब हमने बायोडीजल देख लिया, अब इथेनॉल फ्यूल देखेंगे। इसमें क्या होता है, आप देख रहे होंगे शुगर केन का यूज होता है। शुगर केन, कॉर्न, वीट, इन सब को क्या करते हैं हम फर्मेंट करा सकते हैं। एक साथ नहीं, किसी को भी शुगर केन यूज कर सकते हैं, कॉर्न यूज कर सकते हैं, वीट यूज कर सकते हैं, उनका हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इथेनॉल मिलता है, इथेनॉल फ्यूल मिलता है, इथेनॉल फ्यूल मिलता है। और एक उसके बाद एक हमने पढ़ा अलगी फ्यूल, जहाँ पे किससे फ्यूल निकलता है, अलगी से निकलता है। किससे निकलता है, अलगी से निकलता है। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ बायोफ्यूल। बायोफ्यूल का जो ट्रेडिशनल हमारा फ्यूल है उससे क्या एडवांटेज देता है, ट्रेडिशनल फ्यूल वर्सेस बायोफ्यूल क्या है। तो जो हमारे गाड़ी में इंजन होता है, बायोफ्यूल यूज करने के, जो अभी जो तेल से चलता है गाड़ी, और उसमें हम चाहते हैं कि बायोफ्यूल यूज करें, बायोडीजल या बायो इथेनॉल यूज करें, इथेनॉल फ्यूल या बायोडीजल यूज करें, तो इंजन में ज़्यादा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है गाड़ी में। वन मॉडिफाइड इंजन में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें बाहर से तेल लाते हैं, हमारे पास तेल इंडिया में होता नहीं है, तो हम लोग सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट कंट्री से, ईरान, इराक से हम तेल लेते हैं, यूएस से, रसिया से तेल लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारे पैसे हमारे इंडिया से उस देश में चले जाते हैं, तो हमारा क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज कम होता है, फॉरेन एक्सचेंज कम होता है। उससे क्या होगा, जब हम तेल खुद से बनाएंगे, हमें बाहर का जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है तेल के लिए, हम तेल के लिए बहुत ज़्यादा बाहर के कंट्री पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगा। हमारा देश क्या है, एग्रीकल्चर देश है, एग्रीकल्चर ड्रिवन इकोनॉमी है हमारे देश का। जब खेती से ही तेल बनेगा, मतलब खेती जो होगा बायोमास का, उसी से तो हमने देखा ना बायोफ्यूल बनता है, उसी से हमने देखा फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल बनता है। बायोडीजल देखा तेल से बनता था, मतलब सीड ऑयल से बनता था। फिर हमने बायोडीजल, फिर देखा बायोइथेनॉल देखा जो कि कॉर्न, व्हीट, शुगर से बनता था। अलगी देखा, तो क्या हुआ, हम लोग सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं, सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, फार्मर्स लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकता है, फार्मर्स लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकता है। अब हमें पता है कि हमें देश की बहुत ज़रूरत होती है फ्यूल की, तो किसानों के पास एक अपॉर्चुनिटी होगा उतना ज़्यादा गन्ना उगाने का, या अलगी के क्षेत्र में भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या ऑयल सीड जहाँ से भी हम बायोफ्यूल बना सकते हैं इन फ्यूचर, उन सब में फार्मर्स का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा। उससे पहले कि हर फार्मर्स को ये इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सरकार को इनइक्वलिटी के बारे में सोचना होगा। क्यों ऐसा होता है कि जब अपॉर्चुनिटी आता है तो बड़े किसान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि उनके पास सारी सुविधा होती है और वो अपने खेत में वो सब उतना फैसिलिटीज ला सकते हैं, और बड़े किसानों को फ़ायदा होता है। जब ये सब होने के बाद सरकार को एक तरह से देखना होगा कि छोटे फार्मर्स को भी, जब ये इन सब में छोटे किसानों को भी फ़ायदा मिले, तो उनको भी कुछ सब्सिडी मिले इस तरह से छोटे फार्मर्स को, ताकि उनके तक भी ये जो हमारे देश में अपॉर्चुनिटी है बायोफ्यूल की, आगे जो हमारे देश में अपॉर्चुनिटी आने वाली है बायोफ्यूल की, उसका फ़ायदा देश का हर किसान उठा सके। और ये जो फ्यूल होता है बायोफ्यूल, ये धुआं कम फेंकता है, CO2 कम फेंकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO कम फेंकता है। तो बायोफ्यूल जो है वो क्लीन बर्न होता है। बायोफ्यूल क्या होता है, क्लीन बर्न होता है। बायोफ्यूल क्लीन बर्न होता है, क्लीन बर्न होता है। तो हमने देखा एडवांटेजेस ऑफ बायोफ्यूल। तो एक नेशनल पॉलिसी हमारे देश के गवर्नमेंट ने नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल भी लेकर आए थे, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल भी लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि हम जो पेट्रोल और डीजल है उसमें 20% तक बायोफ्यूल, बायोडीजल या बायोइथेनॉल उसमें मिला सकते हैं, उसमें मैक्सिमम 20% तक मिला सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है किसानों के लिए और भी बिजनेसमैन के लिए। अब बायोगैस क्या होता है, ये अब हमने देखा बायोफ्यूल, तो अब बायोफ्यूल देखा आपने, तो अब हम देखेंगे
बायोगैस क्या होता है, बायोगैस क्या होता है। तो बायोगैस में आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी हमारे घर का सड़ा गला खाना है उसे यहाँ पे फेंका गया है। तो ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, बचा खुचा खाना, सड़ा गला खाना, हम ऐसे ही इसको रोड पे फेंक देते हैं या कचरे के डब्बे में भी आजकल फेंकते हैं। गली गली में आजकल कचरे की गाड़ी आती है जहाँ पे लोग फेंकते हैं, लेकिन सरकार को पता नहीं कि इसे क्या किया जाए, हमें पता नहीं है। इतना ज़्यादा वेस्ट होता है, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे देश में है, तो उसका एक उपाय है, उसका उपाय है बायोगैस। बायोगैस में क्या करते हैं हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हम खाना खाते हैं, छिलका केले का जो भी सब्जी फल होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम अगर डिकम्पोज करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम डिकम्पोज करते हैं, ऑर्गेनिक जो वेस्ट होता है उसको हम डिकम्पोज करते हैं, सड़ाते हैं। कब? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम कहाँ सड़ाते हैं? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं तो दो तरह का गैस निकलता है, CO2 और मीथेन। मीथेन और CO2, मीथेन बहुत इंपॉर्टेंट है, मीथेन और CO2 निकलता है, ठीक है। जब हम सेलुलोज या शुगर को डिकम्पोज करते हैं तो मीथेन कम निकलता है। मीथेन क्या होता है? CH4 मीथेन होता है, वो कम निकलता है। लेकिन जब हम फैट को डिकम्पोज करते हैं तो मीथेन जो होता है वो हाई क्वांटिटी में निकलता है। सो वी कैन से बायोगैस इज ए न्यू वे टू डिस्पोज आवर वेस्ट। मीथेन प्रोड्यूस जो होता है उसको हम लोग किस किस जगह यूज़ कर सकते हैं? जो हमारे गैस सिलेंडर आता है, हमारे गैस जो सिलेंडर आता है जिसमें LPG भरा होता है, उसमें हम ये बायोगैस का यूज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी की तरह भी ये यूज हम कर सकते हैं बायोगैस से। जैसे हम अभी कोयला यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए मैक्सिमम, उसी हिसाब से हम लोग बायोगैस यूज करके बिजली पैदा कर सकते हैं। उसके बाद अब बायोगैस बनता क्या है? तो एक बायोगैस डाइजेस्टर करके एक मशीन आती है, इसमें हमें बायोगैस बनता है। हमें क्या होता है इसमें? एनारोबिक डाइजेशन होता है। क्या होता है? एनारोबिक विदाउट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसे डाइजेस्ट करवाया जाता है, इसे फर्मेंट करवाया जाता है। तो ये क्या बन जाता है? बायोगैस इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है जिंदा रहने के लिए। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में क्या करते हैं? उसे एनारोबिक डाइजेशन कराते हैं, इन सब का फर्मेंट कराते हैं और वो बायोगैस बनता है। जैसे काउडंग होता है उसे भी हम इस बायोगैस डाइजेस्टर में डालकर फर्टिलाइज़र बनाया जा सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन रिच होता है और खेत के लिए भी अच्छा होता है। तो कोई चीज़ भी वेस्ट नहीं है। तो अब काउडंग से भी बायोगैस डाइजेस्टर से इसे फर्मेंट करके क्या कर सकते हैं? फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को फर्मेंट करके बायोगैस डाइजेस्टर में अब मीथेन पा सकते हैं और मीथेन CO2 पा सकते हैं और मीथेन से आप अपने गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये आज का चैप्टर रहा, बायोगैस, बायोफ्यूल, बायोडीजल, बायोइथेनॉल, अलगी फ्यूल, बायोफ्यूल का एडवांटेज। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियो। I am the Subham Krishna and I was presenting the video। अगले वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे पिछले कुछ वीडियोज़ को भी आप देखें, कमेंट करें, फीडबैक दें। थैंक यू। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।